आज हरियाणा दिवस है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा ने बहुत विकास किया है और विकास की प्रयोगशाला है। दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से हरियाणा ने बहुत तरक्की की है और राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। हेलो दोस्तों, डॉक्टर रविंद्र सिंह हेयर और आज बात करेंगे एक खूबसूरत विषय के ऊपर। मेरे अपने गांव, मेरे अपने शहर, मेरे अपने राज्य के बारे में। सबसे पहले मैं सभी हरियाणा वासियों को और हरियाणा का भला सोचने वालों को हरियाणा के निर्माण पर हरियाणा दिवस के ऊपर बधाई देना चाहता हूँ और हरियाणा बधाई का पात्र भी है, ये भी बताना चाहूँगा। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसने बड़े ऊंचे सूचांक प्राप्त किए हैं। जब से हरियाणा बनाया है उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये एक उदाहरण ये दिया जाता है, ऐसी प्रयोगशाला बनी है हरियाणा कि अगर बड़े स्टेट्स को छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाए, विभाजन करके छोटे स्टेट्स बना दिए जाएं, तो क्या तरक्की ज़्यादा हो सकती है। उदाहरण भी है, हरियाणा ने तो बहुत एक तरह से धमाका किया। गोवा का भी उदाहरण है, हिमाचल का है, छत्तीसगढ़ का है, जिन्होंने ठीक काम किए। आंध्र प्रदेश का अलग अलग हुआ, वहाँ पे भी हुआ है ऐसा ही। यानी छोटे स्टेट्स ज़्यादा वायबल, ज़्यादा वाइब्रेंट और तरक्की की राह पर चलते हैं। और यदि ऑफ कोर्स यदि थोड़ा सा विजनरी लीडरशिप हो तो ज़्यादा काम आता है। मैं सबसे पहले आपको नक्शे के ऊपर दिखाना चाहूँगा। ये हरियाणा है, पंजाब ऊपर आता है, हिमाचल इधर और ऊपर थोड़ा सा होके जम्मू कश्मीर आ जाता है। पश्चिम में राजस्थान का थार डेजर्ट है, झुंझुनू, चूरू, ये क्षेत्र, खेतड़ी। साउथ में भी राजस्थान लगता हुआ अलवर और भरतपुर जिला। पहले हरियाणा में ये कहा जाता था कि ये भरतपुर और अलवर, धौलपुर तक हरियाणा को बढ़ा दिया जाए, आगरा के साथ तक, मथुरा तक हरियाणा होना चाहिए। इस तरफ उत्तर प्रदेश और यमुना बॉर्डर बनाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा का, और यहाँ दिल्ली। यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल से घिरा हुआ ये स्टेट जिसे हरियाणा कहते हैं, पंजाब से अलग हुआ। पहले थोड़ी इकट्ठी ज्वाइंट जब पंजाब था उसकी अच्छी बातें बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छी, क्योंकि हरियाणा दिवस है तो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चाशनी तो डालनी पड़ेगी। हैं भी जो बात, पंजाब को शुरू में ही एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मुख्यमंत्री मिल गया जिसका प्रताप सिंह कैरों थे। और ऊपर ये कहा जाता था ऊपर नेहरू नीचे कैरो। और जब ट्यूनिंग ठीक होती है, आजकल एक नया नाम दिया डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, डबल, ये है बात कि अगर ट्यूनिंग ठीक रहती है तो उन्होंने भाखड़ा डैम जैसा डैम, एक चंडीगढ़ जैसा खूबसूरत शहर
पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे बेहतरीन विश्वविद्यालय पंजाब को उस जमाने में मिल गए थे। और पंजाब हिंदुस्तान को, पंजाब हरियाणा क्योंकि इकट्ठा था, हिंदुस्तान का ब्रेड बास्केट यानी रोटी का कटोरा कहते थे। पंजाब से इतना अनाज पैदा होता है। वीडियो हो सकता है थोड़ा कोशिश करूंगा सारे सब्जेक्ट्स को टच करने के लिए, मामूली सी इसमें आएंगी चीजें। हरियाणा ने इतना ज्यादा जोर नहीं लगाया अलग होने के लिए जितना पंजाब ने अलग होने का, और इसका कारण कई बार बहुत सारे और होते हैं। और 1 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी के समय में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 अलग स्टेट हुई। हिमाचल ने अपनी स्टेट बना दी शिमला। हरियाणा की अभी तक कैपिटल नहीं है, हरियाणा की राजधानी अभी नहीं। पंजाब हरियाणा की दोनों की चंडीगढ़ ही चल रही है। इस पे कोशिश करूंगा समय मिला तो आगे थोड़ा सा खोलने की बात। यहां एक बात बहुत ही जरूरी है, इतना ज्यादा कि अगर इस टॉपिक को एक्सपेंड करना है तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हरियाणा की तरक्की में ऐसे कौन से विशेष कारक हैं जो इतना एक साथ हर चीज में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, पर कैपिटा इनकम में बहुत कुछ हुआ। इसका कारण एक प्रॉपर लीडरशिप, और जिस तरह से पंजाब में मैंने नाम लिया कैरो साहब का, यहाँ एक बात भूल गया था मैं। कैरो साहब ने उस जमाने में चकबंदी कर दी थी। देखिए, कल मैं राजस्थान में गया था, लगभग एक खोरी गांव है बहरोड के पास, वहां गया था। 4 किलोमीटर गाड़ी चलाने में कम से कम 60 मोड़ आ गए थे, और एक गांव में घुस गए तो निकलना ही बड़ा मुश्किल है, पानी भरा हुआ था। मैंने हरियाणा के गांव से कंपेयर किया, हरियाणा के हर गांव के फिरनी लगी हुई है। फिरनी का मतलब है रिंग रोड चारों तरफ। मेरे गांव धवाना जो रेवाड़ी में पड़ता है, मेरे गांव से लगभग 10 सड़कें चारों तरफ फिरनी से कट के निकलती हैं, और गांव के हर पार्ट में पहुंचना कितना आसान हो जाता। आज एक्सेसिबिलिटी का कितना महत्व है। उस समय कैरो ने पंजाब में, यानी ज्वाइंट पंजाब था उस समय, चकबंदी कर दी थी। चकबंदी कर दी थी। बहुत सारी स्टेट्स अभी तक नहीं की, लेकिन हरियाणा आज भी ज्वाइंट पंजाब में चकबंदी हो गई थी, उसके बाद भूल गए दोबारा करना। आज डिजिटल जमाना है, ड्रोन से फोटोग्राफ हो जाती है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, सिस्टम है, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस और जीआईएस है, रिमोट सेंसिंग का जमाना है। सारी चीजें मॉनिटर हो सकती हैं, लेकिन चकबंदी होके ही नहीं दे रही। अगर परिवार के बंटवारे हो गए, एक जमीन के 50 साल में 10-10 टुकड़े हो गए और अनवाइबल हो गई है, इसलिए जरूरी है चकबंदी करना। एक बिंदु ये जरूरी है। अब बात आती है, मैं 10 बातें ले लेता हूं, बहुत रहेंगी मेरा ख्याल। एक एक लेंगे, और खामियां अगर नहीं बताऊंगा तो क्या जरूरत है फिर वीडियो बनाने की। सबसे पहले हम लेते हैं, हरियाणा ने लंबी छलांग मारी है, और उस छलांग के आधार चीजें हैं जहां से इनर्शिया मिला, ऊर्जा मिली, नवोचार मिला। वो था एक विजनरी चीफ मिनिस्टर हरियाणा को चौधरी बंसीलाल मिले। 3-4 मुख्यमंत्री हरियाणा के बहुत अच्छे रहे। ज्वाइंट पंजाब में बता दिया प्रकाश सिंह कैरो,
इकट्ठे हरियाणा में जिनका नाम बड़ा ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है, चौधरी बंसीलाल नंबर 1 कही जाएगी। उसके बाद दूसरों ने अपने अपने क्षेत्र में काम जरूर किए, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं। 1970-71 में हरियाणा के हर गांव को सड़क से कनेक्ट कर दिया था, विलेज रूरल रोड्स। हर गांव को इलेक्ट्रिसिटी दे दी थी। दूसरा काम, यूनिवर्सिटीज, कुरुक्षेत्र जैसी यूनिवर्सिटी खोली बाद में, रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। हरियाणा के पास जब अलग हुआ तो अपना विश्वविद्यालय तक नहीं था, सब बाद में आए। हर गांव को पाइप्ड वाटर यानी पीने के पानी, पाइपलाइन से पानी ये दे दिया था। और कुछ एक चीजें जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कॉन्फेड था, हैफेड है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पैदा हुई जिससे रोजगार बहुत पैदा हुआ। हरियाणा रोडवेज एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। बहुत बार हरियाणा रोडवेज हिंदुस्तान में बेस्ट ट्रांसपोर्ट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बढ़िया कॉरपोरेशन हरियाणा रोडवेज मानी जाती रही है। और इसके अलावा अर्बनाइजेशन में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हालांकि डीडीए को कॉपी करके बनाया था, इसका भी योगदान कम नहीं है। आज क्योंकि हुड्डा का नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया, अब नए सेक्टर नहीं आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड को खत्म ही कर दिया। सेक्टर में जिसका प्लॉट आ जाता था, खासतौर से गुड़गांव में, फरीदाबाद में, दूसरी जगह पे, वो ये समझ लेते कि हम और लोगों से कुछ अलग हटके हो गए हैं, यानी वो प्रोस्पेरिटी की एक निशानी मानी जाती थी। पहली चीज ये। अब यह है कि हरियाणा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पैसा है वहां कुछ गड़बड़ियां हुई। उसमें बड़ी चीजें गड़बड़ क्या हुई थी, विशेष अधिकार के प्लॉट्स निकाल दिए थे। एक एक आदमी कई कई प्लॉट निकल के गए, कैसे चलते रहे। और बड़े इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों के थे, राजनेताओं के तो थे ही, अधिकारियों के भी थे और न्यायाधीशों को भी। मल्टीपल प्लॉट्स डिस्क्रिशनरी कोटा से। अब हुआ क्या, SEZ आई और पता नहीं कहाँ हुई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें बड़ा झोला हो गया। किसानों को नोटिस दे दिए, वो बेचारे डर गए और प्राइवेट कंपनी कॉरपोरेट के थे, उन्होंने वो जमीन हड़प ली, मुकदमे चलते रहे। ये बहुत बड़ा लैंड माफिया भी पैदा हुआ, जो एक अच्छी बात नहीं हुई। शिक्षा पर मैं विशेष तौर से जोर देना चाहूँगा। हरियाणा ने एजुकेशन में, विशेष तौर से हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को फैलाव में बहुत पैसा लगाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा दिया। लगभग 40 के आसपास यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं, 40 से और भी ज्यादा है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनका पाइपलाइन में नाम, समझ गए आप लोग। दूसरा, कॉलेजेस की संख्या खूब बढ़ी है। सरकारी कॉलेज लगभग 180-90 के आसपास पहुंच गए हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट से एडिड हैं, उनकी भी संख्या अच्छी है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा बहुत लगा है। लेकिन जहां फैकल्टी है भी बहुत कम, और यहाँ मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रिक्रूट में बहुत ज़्यादा झोला हुआ है। अगर किसी अध्यापक, प्राध्यापक, प्रोफेसर को वो सिलेबस भी नहीं आता जिस क्लास में जाके वो उसने पढ़ाना है, तो आपने एक पानी भरने वाले आदमी से जलेबी बनवाने का काम करना शुरू कर दिया है, बर्बाद कर देते। आप कहीं भी कुछ भी कर लें, लेकिन अध्यापक के रिक्रूटमेंट सही करें।
ये बहुत ज़्यादा गोलमेल हुई है इस मामले में, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस वितरण में, विश्वविद्यालय बनाने और इसके वितरण में भी क्षेत्रीय विषमताएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे सुदूर दक्षिण हरियाणा में, जिसमें नांगल चौधरी, निजामपुर, गोदबलावा, कृष्णनगर, नारनौल, पटीगरा, अटेली, बाछौद, सीमा, कनीना तक भी ले ले, चाहे वैसे कुंड भी ले ले, इस पूरे क्षेत्र में, फिर ध्यान से सुनना, सुदूर हरियाणा के इस पूरे क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय स्टेट फंड से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ हरियाणा गवर्नमेंट के, सरकार के पैसे, एक नया पैसा नारनौल और इसके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के क्षेत्र में, 30 किलोमीटर के क्षेत्र में विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर हरियाणा सरकार का एक भी पैसा नहीं लगता। ये ध्यान देने की बात है। स्पोर्ट्स के बारे में अगर आप बात करें हरियाणा की, तो बड़े गौरव से एक तरह से सर ऊपर उठता है। जिसमें ताकत के गेम हैं, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, भाला फेंकने वाला, डिस्कस थ्रू, जिसमें ताकत, बल का प्रयोग होता है, वहां निश्चित रूप से हरियाणा के मेडल सबसे ज्यादा, तीरंदाजी में भी आए। और जहां टीम स्पोर्ट्स हैं, यानी जहां मैदान में टीम बनती हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है और बहुत सारे गेम्स हैं जहां टीम बनती है, वहां हरियाणा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ हो सकती है। हरियाणा का आदमी ताकतवर है। स्पोर्ट्स में फिर मैं वही कहूंगा, यहां पे भी क्षेत्रीय असंतुलन, दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, ये एक बेल्ट, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स मैन आते हैं। चौधरी बंसीलाल ने भीम स्टेडियम उस समय बना दिया था जब वो सीएम थे, 70s में। स्पोर्ट्स स्कूल बनाया था उसको विश्वविद्यालय राय में, विश्वविद्यालय तक लिया नहीं, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया तो वहां पर हो गया। साउथ हरियाणा में एक कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, जहां जो नारनौल के आसपास मैंने बोला है, यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और अच्छे स्टेडियम तो हर गांव पे होना चाहिए। नहीं तो सर, अब मेरे पूरे जिले में एक भी टेनिस का अच्छा कोर्ट नहीं है अभी तक, इंडोर बैडमिंटन की अच्छी जगह नहीं है। बड़े स्टेडियम बनाने की जरूरत है। और खेलों को, प्रतिभा को आप लोग जॉब्स देते हैं और दूसरे इंसेंटिव देते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा एक चीज एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान में लगी है, तो हरियाणा में भी लगी है। जमीन है, उपजाऊ है, पानी है, लेकिन कुछ एक मुसीबतें भी आई हैं, कुछ एक अच्छी बात भी हुई है। अच्छी बात सरकार की है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही सरकार ने किया है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं तक अकाउंट में सीधे खाते में पैसा आता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो लाभांश है और लाभांतर है उसका भी पैसा आने लगा है, ये बहुत कमाल की बात है। और डिजिटल हरियाणा हुआ है, उसका एक महत्व है अपना। हरियाणा में एक बड़ी अच्छी बात है, जो परिवार पहचान पत्र का जो मॉडल आया, हर परिवार को अपना पहचान पत्र है, डिजिटल हुआ, ये बहुत अच्छी स्कीम थी। चुनाव से पहले बड़ा इसका होता था, कम से कम कंटिन्यू सरकार कर गई थी, ये भी बात है। और प्रॉपर्टी आईडी सबको लगभग मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन चकबंदी नहीं होके दे रही, ये कमजोरी है। तो डिजिटल मैपिंग और इसका मैप को पब्लिश करके भी
स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हरियाणा बड़ा काम करता था पहले, पब्लिश करके भी पब्लिक डोमेन में सारे डेटा आ जाए, रिसर्च उसी से होती है। यहाँ वही बात आ गई थी, बाद में रह जाए। एजुकेशन में एक बात है, हरियाणा में अभी तक भी बेहतरीन रिसर्च, बेहतरीन पब्लिकेशन की विरलता है। इसका मतलब समझ गए आप लोग। एनिमल हस्बेंड्री क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ लगा हुआ है। एग्रीकल्चर में एक दिक्कत तो है, जो प्रोड्यूस कर लिया उसकी मार्केटिंग की अब दिक्कत होने लग गई है। एमएसपी है, थोड़ा बढ़ा के लाइनों में लगना पड़ता है, कार्ड बनवाना पड़ता है, वो चीज़ें वो एड्रेस हो जानी चाहिए। और दूसरा, खाद के लिए लाइन नहीं लगनी चाहिए। खाद की फर्टिलाइजर की कमी हो गई थी, छोटी मोटी चीज़ें इनको दुरुस्त करना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत अच्छी बात है, हरियाणा की मुर्रा भैंस और हरियाणवी गाय हिंदुस्तान के और दुनिया के बेस्ट पशुओं में से माना जाता है। दूध खूब होता है, लेकिन दूध और दही और पनीर के साथ, क्योंकि महानगरों की बीमारियां तो यहाँ आ गई है, मिलावट बड़ी कमाल की हो गई। कितना भी दूध ले लो मिल जाएगा, कितना पनीर चाहिए मिल जाएगा, कितना ही दही ले लो मिल जाएगा। ये सिंथेटिक कुछ फैक्ट्रियां लग गई हैं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इनका ध्यान रखना जरूरी है। अब असली बात आ गई, उद्योग इंडस्ट्री, जहाँ से पैसा आता है हरियाणा में। और उद्योग में देखिए, जहाँ मेटलर्जी है, जहाँ हार्डवेयर है, हार्ड इंडस्ट्री यानी मेटल से बनी हुई हिंदुस्तान की, अगर आप देखें ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल, हर चीज में लगभग ये कहेंगे 40 to 50% हरियाणा से बनती हैं। मारुति जैसी कार, एस्कॉर्ट जैसा ट्रैक्टर, हीरो होंडा जैसी मोटरसाइकिल हरियाणा में ही तो बनती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हब बन गए हैं अलग अलग। शुरू में तो एक साइकिल आती थी, एटलस साइकिल सोनीपत से बनती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें जो हमने गिनाई ये हरियाणा में बनती है, यानी मेटल। लेकिन गुड़गांव में बहुत पहले साइबर सिटी गुड़गांव को करने लग गए थे। बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री हैदराबाद, चेन्नई से भी पहले गुड़गांव में शुरू हो रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों किस तरह से डिस्टर्ब हो गई। उस समय की सरकारों को ये जाता है श्रेय कि बहुत सारे ऑफिस उठ के दूसरी जगह चले गए, लेकिन फिर भी गुड़गांव अपने आप में आईटी का, सॉफ्टवेयर का एक हब विकसित हुआ और चमचमाता हुआ गुड़गांव बना है। और बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ गया है, और ख़ास तौर से रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में, माइक्रोचिप के मामले में। ये ऐसी सॉफ्ट इंडस्ट्री है जिनके प्लांट्स लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंडस्ट्री सर्व नहीं करती। और यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री और MSME जो सबसे ज़्यादा रोजगार देना, उनका फैलाव बहुत ज़रूरी है, और ये टारगेट करना चाहिए, क्योंकि रोजगार के साथ जुड़ी हुई ये चीज़। यहाँ एक बड़ी बात ये कहना, अकेला गुड़गांव एक ऐसा पॉइंट हो गया जो 60 से 65% हरियाणा की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। लेकिन हमको दूसरे पोल्स भी पैदा करने चाहिए जो गुड़गांव को टक्कर दे सके। टूरिज्म में और टूरिज्म इंडस्ट्री में ये SK मिश्रा साहब थे, जो चौधरी बंसीलाल के बहुत नज़दीक ऑफिसर थे, बाद में UPSC के मेंबर थे। उनका एक विजन था, और बर्ड्स के नाम के ऊपर हरियाणा टूरिज्म को डेवलप किया। कहीं सैंड ग्रूस बना दिया था, कहीं पैराकीट बना दिया था, बहुत सारे हर शहर के साथ। और उनमें से कुछ ये हुआ था जैसे ब्यूरोक्रेसी ने उनको कमज़ोर कर दिया। टूरिज्म की बहुत ज़्यादा फैलाव की ज़रूरत है, और दिल्ली नज़दीक होने से की वजह से एम्प्लॉयमेंट और फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बढ़िया स्रोत हो सकता है। आजकल नई कंसेप्ट आई है फार्म स्टे की। गांव में लोग आके परिवारों में रहना पसंद करते हैं खुले में, और उससे क्या होगा, प्रदूषण भी कम होगा। ये महानगरों में प्रदूषण की बड़ी एक बीमारी हो गई। यहाँ एक लाइन है, शहर बसाकर गांव ढूंढता हूँ, शहर बसाकर
गांव ढूंढता हूं। अजीब है, इंसान भी अजीब है। कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढता है, कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढता है। पहले पेड़ काटता है, फिर छाया ढूंढता है। आए थे एक पेड़ को काटने, धूप ज्यादा थी, उसी की छांव में सो गए। अब क्योंकि अर्बनाइजेशन की थी, हरियाणा ने रिकॉर्ड तोड़ा। आपकी बार देश में 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर थे, उनमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक हरियाणा के टॉप कर रहे थे। और जब इतना प्रदूषण होगा तो सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। हेल्थ केयर में हमारी अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ मेडिकल कॉलेज बने हैं हमारे शहर नारनौल में भी। मेडिकल कॉलेज कोई 7-8 साल पहले हुआ था, अब भी चुनाव आया और चारों तरफ दबाव बना और उस पहली बार उसमें एडमिशन शुरू हुए हैं डॉक्टर्स की, और उसकी सारी कमी पड़ी हुई है। पता नहीं क्या बात है, मेडिकल एजुकेशन में क्यों नहीं फैला रहे। देश बीमार पड़ा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं बढ़ के दे रही। वो एम्स कुंड भी जहाँ 5-6 साल आंदोलन चला था, वो उसका काम चल रहा है। 10 साल हो गए, अभी तक शुरू नहीं हुआ। ये एड्रेस करने की चीज़ है। बीच में एक रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमने हरियाणा की काफ़ी बढ़ाई कर ली। अब कुछ एक बातें और भी बोल लेते हैं। हमारा कहाँ से हमारे छेद हैं वो भी देख। हरियाणा के पास अपनी राजधानी नहीं है, अपनी कोई कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं है तो अपनी सब कैपिटल बना लो। साउथ में साउथ कैपिटल बना लो, साउथ का मिनी कैपिटल बना लो। बड़ी नहीं है तो राजधानी नहीं है। SYL का पानी अभी भी नहीं मिल रहा, पानी नहीं है अपना। राजधानी नहीं है, पानी नहीं है। हरियाणा के पास कोई एयरपोर्ट नहीं है। बाछौद में बन रहा था, वो पता लगा उठा के जेवर ले गए। पैनल में बाछौद का नाम था, वो पहले से छोटा सा बना हुआ था। रेलवे का कोई डिवीजन नहीं है हरियाणा में से। दिल्ली के साथ निकलती हुई चारों तरफ रेलवे निकलती, लेकिन हरियाणा में डिवीजन नहीं बनाया। कोई बहुत बड़ा अच्छी तरह से वेल एस्टेब्लिश्ड IT पार्क नहीं है। SEZ की कंसेप्ट आई थी, लेकिन वो ऐसी लूट मचा दी थी पिछली सरकारों ने विशेष तौर से, कि वो गायब ही हो गई वो चीज़। पोर्ट हरियाणा के पास नहीं, क्योंकि लैंडलॉक्ड है। ये स्टेट जब बनाते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन किया, ये मेहरबानी करके इस तरह से करें कि हर स्टेट को जहाँ तक हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो, कोस्ट तक जरूर पहुँचा दें। पोर्ट हर स्टेट की अगर पोर्ट हो जाती है तो वहाँ से एक बिंदु ऐसा मिलता है जो एक्सेल करवा सकता है। हरियाणा में अभी तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं खोला गया। IIT नहीं है। हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े हर शहर में हो गई है। हरियाणा में पूरे में अभी भी IIT है ही नहीं। और 2 बुरी बातें और हरियाणा की, क्योंकि लग रहा हूं, एक नशा पंजाब से चल के आया था और फैल गया, और ये बिना किसी सहारे के कभी नशा पनपता और फैलता है। कुछ भी अगर हम करते रहें, अगर ये नशे की बीमारी फैलती रही। और दूसरी नकल, कोई एग्जाम कर लो, कोई भी कर लो, कॉपिंग इतनी फैली हुई है। ये नशा और नकल ने समृद्ध हरियाणा को, खुशहाल हरियाणा को दीमक की तरह से खा रहा है। और इसके साथ अपराध की दूसरी बुराई है। एक अच्छी बात शुरू में हुई थी जब हरियाणा बना, मैं पहले भी कहा था, हैफेड है, कॉन्फेड है, इस तरह के कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें आई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आजकल मकान बनाने में और उस तरह ज़मीन के जालमेल में लगी हुई है, और कोऑपरेटिव बैंक भी थोड़ा काम कर रहे। कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे
अमूल का है, उस मॉडल का हरियाणा में विकसित नहीं हो पा रहा। ये लोगों की बहुत भलाई की, सच्चाई की, ईमानदारी की, मेहनत का एक मॉडल है। कोऑपरेटिव मूवमेंट एक आत्मा है देश की, ये बननी चाहिए। इस सरकार ने एक और बड़े अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे काम किए। वो हाईवेज बहुत आए हमारे यहाँ से, 152 डी आ रहा है, 148 आ रहा है, राजस्थान से भी निकलते जा रहे हैं, यानी जाल फैला। क्योंकि हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, तो दिल्ली में जो आएगा वो हरियाणा से तकरीबन होते हुए जाता है। तो एक्सप्रेस वे बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली से निकलने वाली मेट्रो का सिटी सेंटर आखिरी पिलर गुड़गांव का बना था 2005 में। 2005 से अब 2025 आ गई, ये यानी 20 साल का, 20 साल में एक खंबा, एक पिलर सिटी सेंटर से आगे मेट्रो का नहीं बना। फिर कहते हो प्रदूषण कम नहीं हो रहा। आप धड़ाधड़ कॉलोनियां तो काटते जा रहे हैं और मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा रहा। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए आप, RRTS, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट, और खूब इसका प्रचार हुआ। प्रचार होते हुए 5 साल हो गए। दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी, धारवेड़ा, नीमराणा, बहरोड, अलवर, यहाँ RRTS बन रहा था। एक भी खंबा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। RRTS नहीं। और भाई मेहरबानी करके, मेहरबानी कर देना थोड़ी सी। एक आपने बनवाए KMP कुंडली पलवल मानेसर, वो सड़क बिल्कुल टूटी पड़ी है, टोल खूब लेते हैं, टूटी पड़ी है बिल्कुल। उसके साथ साथ ही एक रिंग रेलवे प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। उसी के साथ एक कैनाल, यमुना का पानी अगर आप साबी, कृष्णावती, दोहन नदियों में कर दे तो दिल्ली बाढ़ से बच जाएगी। और जब पानी चाहिए यहां से उठा ले जाओ, रास्ता बना हुआ है, तो छोटी सी लिफ्ट बना लगानी है। और राजस्थान को पानी तो चाहिए SYL का, लेकिन हमारी ये 3 जो रिवरलेट्स हैं, कृष्णा, दोहन और साहिबी, इसको राजस्थान ने भी रोक रखा है। यानी हरियाणा का पानी गया कहाँ? SYL उधर से नहीं आने देता, राजस्थान अपने इधर से नहीं आने, तो पानी की शॉर्टेज आएगी। और जो कैनाल के जो पंपिंग स्टेशन है, लिफ्टिंग है, उनकी अगर मरम्मत कर दें तो एंड तक पानी आ जाएगा। अनाज तो चाहिए तो पानी तो देना पड़ेगा। जो कनेक्टिविटी है इसमें रेल का बड़ा योगदान, क्योंकि नॉन पोल्यूटिंग है। अब नई विजन जो फास्ट ट्रैक जो ट्रेन जितनी आ रही हैं, उनमें जो लेटेस्ट जो वंदे भारत ट्रेन आ रही हैं, उनका इस क्षेत्र से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। एक जनता जयंती एक्सप्रेस आती थी अहमदाबाद से दिल्ली, वो जो ब्रॉडगेज हुई उसके बाद भूल गए, दोबारा चली ही नहीं वो। ये तरक्की के साथ अगर चीजें कुछ गड़बड़ आ जाती है, मैंने पहले भी बताया, प्रदूषण आ गया, नशा आ गया, नकल आ गया, तो ऐसी तरक्की का क्या फायदा। अगर अपराध बढ़ जाता है, पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ, वो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर। सजदे के एवज में जन्नत मिले, सजदे के एवज में जन्नत मिले, मंजूर नहीं इकबाल। सजदे के बदले जन्नत मिले, मंजूर नहीं इकबाल। बेलोच इबादत करता हूं, बिना लाग लपेट, इबादत का मतलब पूजा, बिना लाग लपेट के पूजा करता हूं, बेलोच इबादत करता हूं। फिर से सुनिए, सजदे के एवज जन्नत मिले, मंजूर नहीं इकबाल। बेलोच इबादत करता हूं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं, बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। यानी जो कुछ हम कहते हैं उसमें बिल्कुल साफ सुथरी बातें होनी चाहिए, कम से कम ये दाग ना लगे
कि इधर झुकाव है या इधर झोल है। पत्रकारिता जैसी बर्बाद हुई है, उसका खामियाजा किस तरह से हमको भुगतना पड़ता है। यहाँ थोड़ा सा मामूली सा रिवीजन कर देता हूँ। अच्छी बात हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आए, परिवार पहचान पत्र बने, लोगों के सीधे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, महिलाओं के अकाउंट में भी अब नई चीज़ें आ गई हैं। अर्बन सेक्टर्स और विकसित होने चाहिए थे, सेक्टर्स नहीं आ रहे, चकबंदी होनी बहुत ज़रूरी है, मेले लगने चाहिए जिससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। हरियाणा में इन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा, जैसे अकेले 7-8 हज़ार पॉपुलेशन थी मानेसर की, अब 30 से 40 हज़ार आदमी आ गए दूसरे स्टेट से, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से ज़्यादा पलायन हो गया है। तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो दबाव आएगा, वहाँ फैसिलिटी भी बढ़ानी पड़ेंगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा। हरियाणा में, जयपुर में एक बहुत अच्छी बात हुई, अब दूसरी जगह हैदराबाद में भी हो गया और भी जगह भी होने लग गया। एक कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है और उसमें लिटरेचर फेस्टिवल खास तौर से लिटरेचर फेस्टिवल, वो हरियाणा में नहीं होता। हरियाणा में मेला बड़ा अच्छा लगता है सूरज कुंड में, इंटरनेशनल फिल्म का है, लेकिन लिटरेचर फेस्टिवल हरियाणा में ज़रूर मनाने चाहिए। दिल्ली के नज़दीक है, इसका बहुत बड़े बेनिफिट तो निश्चित रूप से एयरपोर्ट मिल जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती हैं। लोग पहले तो ट्रीटमेंट के लिए भी दिल्ली भागते थे, अब तो थोड़ा सा यहाँ पर भी होने लगा है। अब विशेष तौर से फिर मैं आप लोगों को हरियाणा की जो तरक्की की है उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ, लेकिन अपने अंदर जो अनुशासन की छोटी मोटी कमियां हैं उनको दुरुस्त करना हमारी सबकी आवश्यकता है। हमारी अच्छी सोच से हम हिंदुस्तान को एक अच्छा राज्य, एक तरक्की का राज्य अगर बनाते हैं, शांति प्रिय राज्य बनाते हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षण देता है, लोग यहाँ पैसा लगाते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, खुशहाल हरियाणा से खुशी बढ़ती है। सेहतमंद हरियाणा है, वो मजबूत देश को सैनिक देता है, मजबूत देश को नागरिक देता है। अच्छे खेल के खिलाड़ी हैं, वो दुनिया में अगर मेडल लेके आते हैं कहीं से पर, तो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। इसलिए ये कहता हूँ, अगर एक राज्य तरक्की करता है तो दूसरा उसको कॉपी करके, उसके साथ प्रतियोगिता करके, जिसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देश के दूसरे राज्य हैं वो भी मजबूत होते हैं। ये उदाहरण बनते हैं, ये उदाहरण होते हैं। चिराग का कोई अपना मकान, अपना मजहब नहीं होता। चिराग का कोई अपना मकान, अपना मजहब नहीं होता। जहाँ पे भी जाता है फैलाता है उजाला, जहाँ पर भी जाता है फैलाता है उजाला। जय हिंद। दिस इज रविंदर सिंह।